नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 31 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। हिमाचल में तूफान से 3 की गई जान। ब्लॉक खंड परागपुर के अंतर्गत तहसील रक्कड़, कांगड़ा की ग्राम पंचायत कुड़ा स्थित गांव सलेटी में शनिवार को बिजली का करंट लगने से नानी और दोहती की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात आंधी तूफान के कारण बिजली की कुछ तारें टूटकर खेत में गिर गई थी, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। शनिवार सुबह सपना देवी 50 अपनी 5 साल की दोहती आरूही के साथ खेतों में बंदरों को भगाने के लिए गई थी। इस दौरान अचानक खेत में गिरी तारों की चपेट में उक्त महिला व बच्ची आ गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुडना स्लेटी के वार्ड नंबर 5 में बिजली की ये तारें टूटने से गिर गई थीं, जिसमें करंट दौड़ रहा था। नानी दोहती की इस दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जानकारी मिलते ही मौके पर पंचायत प्रधान रेणु देवी सहित अन्य पंचायत सदस्य भी पहुंचे। तदोपरांत रक्कड़ थाना प्रभारी गुरदेव सिंह को भी इसकी सूचना दी गई। बता दें कि पुलिस के आने से पहले ही उक्त दोनों नानी दोहती को इलाज हेतु दुसहड़ा स्थित एक अस्पताल में ले जाया गया था, पर वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों के शवों को देहरा अस्पताल ले जा गया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी रक्कड़ गुरदेव सिंह ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊना के टक्का में झोंपड़ी पर पेड़ गिरने से परिवार दबा, 2 वर्षीय बच्ची की जान गई। खराब मौसम के चलते शुक्रवार देर रात आए तेज तूफान व बारिश से जिला ऊना के टक्का गांव में एक झोपड़ी पर पेड़ के गिरने से 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं 3 परिवार सदस्य घायल हुए हैं। हादसे में यूपी निवासी 2 वर्षीय सपना पुत्री मुन्ना की मौत हो गई, तो उसके पिता, माता व एक अन्य बच्ची को भी चोटें आई हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों पर पेड़ों के गिरने से जहां यातायात प्रभावित रहा है, तो कई ग्राम पंचायतों में विद्युत लाइनों के टूटने से बिजली आपूर्ति ठप रही। बारिश व आसमानी बिजली गिरने से भी कई ट्रांसफार्मर जल गए, जिन्हें ठीक करने के लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी देर रात तक कार्य में जुटे रहे। बिजली प्रभावित क्षेत्रों में लाइनों को क्लब कर विद्युत आपूर्ति की गई। फिर से जिला की विभिन्न पंचायतों के लोगों को 6 से 8 घंटे तक अंधेरे में गुजारनी पड़ी। कई स्थानों पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइट आई। भयंकर तूफान व जोरदार बारिश के कारण जिला ऊना की हजारों हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल खेतों में ही बिछ गई, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बता दें कि जिला ऊना में 35,514 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की फसल की पैदावार होती है, जहां से प्रति वर्ष किसानों को 80,000 मीट्रिक टन के करीब गेहूं की पैदावार होती है और करीब 8 लाख क्विंटल पशुचारा तूड़ी निकलती है। वहीं मौसम विशेषज्ञ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि रविवार को भी मौसम खराब रहने के आसार है। समाचार नंबर 2। शिक्षक नेता पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। लोकसभा की शिमला सीट पर इस बार कांग्रेस एक शिक्षक नेता पर भी दांव खेल सकती है।
शिमला की एकमात्र आरक्षित संसदीय सीट को पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। टिकट पर फैसला 6 या 7 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। इस सीट के लिए बनाए गए पैनल में पहले कसौली से कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी, अमित नंदा और पछाद से दयाल प्यारी का नाम है। विधायक को लोकसभा चुनाव लड़ाना विधानसभा की वर्तमान परिस्थितियों में संख्या बल के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, जबकि महिला कोटे में प्रतिभा सिंह को पहले ही मंडी से लगभग फाइनल कर दिया है। कांगड़ा सीट पर भी आशा कुमारी का नाम तगड़े दावेदारों में लिया जा रहा है। ऐसे में शिमला सीट के लिए डॉक्टर अश्वनी कुमार का नाम पैनल में जोड़ा गया है। डा अश्वनी कुमार ने लगातार दूसरी बार टिकट के लिए इस बार भी आवेदन किया था। कोटगढ़ के रहने वाले अश्वनी कुमार स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के कई वर्ष अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वह प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन गए हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्गापुर में तैनात है। यदि इन्हें टिकट मिलता है तो 3 साल की बची हुई सर्विस को छोड़कर चुनाव मैदान में इन्हें उतरना होगा। डा अश्वनी कुमार 1997 में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के महासचिव बन गए थे। उसके बाद 2001 में इसी संगठन के अध्यक्ष बने। 2018 तक वह संगठन में स्टेट प्रेसिडेंट रहे। सुरेश कश्यप पर दूसरी बार दांव। वर्तमान लोकसभा चुनाव में शिमला ऐसी एकमात्र संसदीय सीट है जहां राज्य सरकार में सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस के विधायक भी अब यहां अन्य सीटों के मुकाबले ज्यादा है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो 2004 में कर्नल धनीराम शांडिल यहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2009 में भाजपा के वीरेंद्र कश्यप सांसद बने। 2014 में भी वीरेंद्र कश्यप लगातार दूसरा चुनाव जीते और कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल बरागटा को हराया। 2019 में भाजपा ने सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया और 66% से भी ज्यादा वोट के साथ वह सांसद बने। इस बार सुरेश कश्यप को लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी तय करना है। समाचार नंबर 3। पैसों की तंगी थी, जंगल में दफना दिया बेटे का शव। गरीबी की हालत में कोई पिता अपने बेटे की लाश को घर तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही दफना दे, शायद ही कोई ऐसा सोच सकता हो। थाना अंब के तहत ऐसा वाकया सामने आया है। यहाँ पैसे न होने के कारण पिता ने अपने बेटे की लाश मंडी तक पहुँचाने के बजाय ज्वार के जंगल में गत 4 महीने पूर्व दफना दी। उक्त घटना के पूर्व जब ज्वार गांव के कुछ लोग जंगल में पशुओं के लिए घास लेने गए तो उन्होंने घटना स्थल पर कुछ गड़बड़ देख पंचायत के माध्यम से घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जब गड्ढे को खोदा तो उसमें लाश पड़ी देख लोग दंग रह गए। पुलिस ने जांच पड़ताल जारी रखते हुए करीब 4 महीने के बाद दफनाई गई लाश की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दफनाया गया शव सूरज सिंह 25 पुत्र पिल्ले सिंह के रूप में हुई है। मृतक की मौत तलवाड़ा नहर में डूबने से हुई थी। मृतक अपने साले के साथ नहर में नहाने के लिए गया था। नहाते समय वह नहर में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पोस्टमार्टम के बाद पारिवारिक सदस्य शव को गाड़ी में रखकर अपने डेरे कलखर जिला मंडी के लिए चल दिए, लेकिन गाड़ी का किराया देने के लिए पैसे न होने के कारण उन्होंने लाश को एक योजना के तहत ज्वार के जंगल में दफना दिया और खुद बस में बैठकर मंडी चले गए। मृतक का पिता सड़क किनारे तंबू लगाकर जोड़ों के दर्द की देशी दवाइयां बेचने का काम करता है। मृतक के पिता ने अपनी सारी दास्तां सुनाकर उक्त सारी घटना की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उल्लेखनीय है कि घटना की जानकारी के बाद
पुलिस देर रात तक गड्ढे खोदने में लगी रही। गड्ढे की गहराई ज्यादा होने के कारण उन्हें घटना के तह तक जाने के लिए काफी कसरत करनी पड़ी थी। मैडी मेले में तंबू लगाए पिता ने किया केस का पर्दाफाश। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उक्त घटना का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन पुलिस के हत्थे होली मेला मैडी में तंबू लगाकर बैठे उसके पिता चढ़ गए। पुलिस इस दौरान मेले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सब कुछ कर रही थी। चिट्टा आदि बेचने के शक पर जब पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की तो ज्वार की घटना का राज भी पिता ने उगल दिया। SHO गौरव भारद्वाज ने बताया कि ज्वार में लाश दफनाने के मामले का पर्दाफाश हो गया है। उक्त घटना को लेकर आगामी कार्रवाई जारी है। समाचार नंबर 4। कंगना ने सुलगाई सियासी चिंगारी, जयराम ने रूठे साथी मनाए। मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्रीगणेश करते हुए सियासी चिंगारी सुलगा दी है। एक दिन के चुनाव प्रचार और स्वागत समारोह में ही कंगना रनौत ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए अपने तेवर भी दिखा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी सीट पर कंगना की सियासी पिच को मजबूत बनाने के लिए रूठे साथियों को मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को भाजपा से नाराज चल रहे पुराने साथियों के साथ मंडी में मुलाकात की और उनकी पार्टी से चल रही नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने नगवाई में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे काफी देर तक बातचीत की। कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल को भाजपा ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह थोड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार भी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर पार्टी से एक मौका और मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कंगना रनौत को टिकट देने का विरोध नहीं किया, लेकिन पार्टी निर्णय से नाराज जरूर हो गए थे। आज सरकाघाट में होगा प्रचार। शनिवार को बारिश के कारण कंगना को अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। हालांकि वह घर कार्यकर्ताओं से मिलती रहीं। जबकि आज कंगना सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में 11:30 बजे से पौंटा, फतेहपुर, हरिबहना, गोपालपुर, ठाणा, मौही और अप्पर बरोट में चुनाव प्रचार करेंगी। कल बनेगी रणनीति। सोमवार को मंडी में भाजपा संसदीय क्षेत्र की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अहम बैठक भीमाकाली में होने जा रही है। इसमें पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संसदीय क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी भाग लेंगे। विशेष बात यह है कि इस बैठक में मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत भी आएंगी। बैठक में कंगना के परिचय के साथ ही उनके चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति भी तय की जाएगी। समाचार नंबर 5। प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप पर कांग्रेस की नजर। भाजपा की टिकट पर 2 बार शिमला संसदीय सीट के सांसद रह चुके प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप क्या कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं? सूत्रों के अनुसार भाजपा से दंश खाए प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप के ऊपर अब कांग्रेस के कुछ नेता डोरे डाल रहे हैं। वर्ष 2019 से पहले प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप 2 बार भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरकर विजय पताका फहरा चुके हैं। वर्ष 2019 में 2 बार लगातार विजयी रहने के उपरांत भी उनका टिकट काट दिया गया था तथा मोदी लहर के चलते सुरेश कश्यप को भाजपा की ओर से चुनाव लड़े के लिए टिकट दिया गया। अब कांग्रेस ने अभी तक शिमला संसदीय सीट से पार्टी का चेहरा फाइनल नहीं किया है। चर्चा के अनुसार पच्छाद से दयाल प्यारी व शिमला से अमित नंदा का नाम प्रमुखता से पहले लिया जा रहा था तथा उसके बाद यकायक कमल सुल्तानपुरी का नाम भी सूची में शामिल हो गया। कमल सुल्तानपुरी शिमला संसदीय सीट से 6 बार सांसद रह चुके हैं।
स्व केडी सुल्तानपुरी के पुत्र है तथा वर्तमान में कसौली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी के भाई हैं। वह इस समय दिल्ली की केंद्र सरकार में उच्च पद पर कार्यरत है। पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी को यहां से चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन प्रदेश राजनीति में हुई उथल-पुथल के चलते विधायक पर दांव खेलने में दोनों प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई। पता चला है कि भाजपा के अब एक हाई प्रोफाइल नेता प्रोफेसर बीरेंद्र कश्यप पर भी कांग्रेस की नजर टिक गई है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस आला कमान के ऊपर टिकी है कि क्या पार्टी अपने किसी नेता के ऊपर दांव खेलती है या फिर भाजपा की राह पर चलते हुए उन्हीं के किसी चेहरे पर किस्मत आजमाती है। समाचार नंबर 6। पीएम मोदी के लिए हर बूथ पर बढ़त बनाएगी भाजपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के लोग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा करते हैं, इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में से एक होगा। इस लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर भाजपा बढ़त बनाएगी। जब प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। मात्र 10 सालों में वे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत ने यह उपलब्धि इंग्लैंड जैसे देश को पीछे छोड़कर हासिल की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश को आगे ले जाने का विजन है, देश को विकसित बनाने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ विपक्ष के गठबंधन के पास न नेता है, न नीति है और न ही नियत है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है, जो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का 5 लाख का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रही है। चुनाव लड़े से भाग रहे कांग्रेस नेता। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। 1.5 वर्ष की इस सरकार के खिलाफ जो निराशाजनक वातावरण बना हुआ है, उसका निश्चित रूप से फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी होगा। मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी नई नवेली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए दिन रात काम में जुटी है। कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी प्रत्याशी तक तय नहीं कर पा रही है और नेता चुनाव से दूर भाग रहे हैं। समाचार नंबर 7। आशीष शर्मा, चैतन्य के पिता से 3 घंटे पूछताछ। राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले को लेकर हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से बालूगंज पुलिस थाना में करीब 3 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। शनिवार को पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा ने बालूगंज पुलिस थाना में पहुंचकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में स्पॉन्सर करने वाले कई लोग पुलिस की राडार पर है। इसके अलावा पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता की एनजीओ भी पुलिस रडार पर है। पुलिस की जांच में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मामले की जांच के लिए गठित की एसआईटी के प्रमुख एएसपी नवदीप सिंह ने भी बालूगंज थाना में पहुंचकर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस पता लगा रही है कि हेलीकॉप्टर की सैर करने का बिल किसने दिया। राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। 1 अप्रैल को अदालत में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त मामले की सुनवाई होनी है। समाचार नंबर 8। लोकसभा चुनाव में 80% वोटिंग का टारगेट। लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 80% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 18 साल आयु पूरी कर चुके सभी युवाओं के वोट बनवाकर उन्हें वोट डालने के प्रति प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। अवेयरनेस के लिए निर्वाचन विभाग का 3 विभागों शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ MOU साइन हुआ है। महीने के अंतिम शनिवार को निर्वाचन से संबंधित एक्टिविटीज करवाकर लोकतंत्र में वोट का महत्व समझाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर चुनाव पाठशालाएं सज रही है, तो वहीं स्कूलों व तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में गठित किए गए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों ELC के जरिए वोट पर जागरूकता पैदा की जा रही है। तहसील निर्वाचन बिलासपुर विजय शर्मा ने मतदाताओं से राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने या फिर गिफ्ट व अन्य लालच से बेपरवाह होकर वोट डालने की अपील की है। शिक्षा विभाग की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी, हाई स्कूल व ITI इत्यादि संस्थानों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों का गठन किया जा चुका है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर फोकस है। इसके लिए मतदान केंद्रों में जरूरत के हिसाब से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिन युवाओं की आयु 18 साल से कम है, NCC व NSS वॉलंटियर्स के रूप में उनकी सेवाएं ली जाएंगी। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत BDO और पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय की गई है, जिसमें वे अपनी अपनी पंचायतों में 18 साल आयु वर्ग के युवाओं की पहचान कर उनके वोट बनवाने में मदद करेंगे। हिमाचल में चुनाव सबसे अंत में है, लिहाजा 4 मई तक वोट बनेंगे। 18+ युवाओं का बनाएं वोटर कार्ड। जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ोतरी पर फोकस है। साथ ही 18 साल आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं का वोट बनवाकर उन्हें वोट डालने के प्रति प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना मकसद है। अवेयरनेस के लिए निर्वाचन विभाग का 3 विभागों शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के साथ करार हुआ है। समाचार नंबर 9। सिरमौर में दिव्यांग कर्मी से दुराचार। प्रदेश के सिरमौर जनपद के संगड़ाह उपमंडल के तहत माध्यमिक पाठशाला में एक मुकबधिर मल्टीटास्क वर्कर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। शर्मनाक बात यह है कि स्कूल के मुखिया व चौकीदार ने शिक्षा के मंदिर में ही घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। वारदात को फरवरी के महीने में अंजाम दिया गया था, क्योंकि पीड़िता न बोल पाती है न ही सुन पाती है। लिहाजा बयान कलमबद्ध करने के लिए पुलिस एक्सपर्ट की मदद ले रही है, ताकि सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल यह जांच का विषय है कि वारदात को 1 से अधिक बार अंजाम दिया गया था या नहीं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो गई। इसी बीच पुलिस ने उपमंडल के एक माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक मुख्याध्यापक व चौकीदार को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। DSP संगड़ाह मुकेश डढ़वाल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर कार्रवाई अमल में ला सकता है।
नाबालिग को शादी के बहाने घर में रखने पर केस। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस थाना जंजैहली में नाबालिग लड़की को शादी के बहाने घर में रखने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता बागाचनोगी की बताई जा रही है, जिसे आरोपी युवक शादी के बहाने अपने घर ले गया तथा 1 साल से साथ रह रहे थे। एक दिन नाबालिग पीड़िता ने घर को छोड़ भाग गई और अपनी मां के घर पहुंच गई। बेटी की सारी आपबीती सुनने के बाद पीड़िता और मां ने पुलिस थाना जंजैहली में मामला दर्ज करवाया है। समाचार नंबर 10। शांता बोले, चुनाव खर्च को लगाया जाए विशेष टैक्स। भारत की राजनीति को काले धन और झूठ के कलंक से बचाने के लिए सरकार को चुनाव खर्च के लिए एक विशेष टैक्स लगाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि साथ ही बड़े बड़े करोड़पतियों पर भी अधिक टैक्स लगाना चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स द्वारा इकट्ठा किया जाए और पार्टियों की उपलब्धि के अनुसार एक नियम से सभी को सरकार द्वारा चुनाव के लिए दिया जाए। साथ ही एक सख्त कानून बनाया जाए जिसके अनुसार उस धन से अधिक खर्चा करने पर सख्त सजा का प्रावधान हो। शांता कुमार ने कहा कि चुनाव बांड की योजना सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दी है। यह मौका है कि इस संबंध में देश ठीक निर्णय ले। एक देश एक चुनाव के संबंध में बड़ी बार रिपोर्ट आई है। पूरे 5 साल हर वर्ष कोई न कोई चुनाव करते रहने के कारण इन चुनाव पर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि यह सब चुनाव 5 साल की बजाय एक बार ही कुछ महीनों में कर लिए जाए तो एक अनुमान के अनुसार केवल 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन से केजरीवाल राजनीति में आए। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में देश की पूरी जवानी सड़कों पर आ गई थी। भ्रष्टाचार विरोधी उस आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल अपने कई साथी मंत्रियों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। यह देख अन्ना हजारे भी आंसू बहा रहे हैं। समाचार नंबर 11। बारिश और तूफान भी नहीं रोक पाए कदम। दिलों में संघर्ष, सेवा और सहयोग की अनंत प्रेरणा लिए डा आस्था और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पदयात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए दूसरे दिन मुबारकपुर पहुंची। स्वर्गीय प्रो सिम्मी अग्निहोत्री के जीवन पर्यंत समर्पण और उनके निस्वार्थ सेवा भाव के सम्मान को अर्पित इस पदयात्रा में हर जगह लोगों का हुजूम रहा। वहीं इस दौरान स्नेह और साथ देने के भाव से हजारों हाथ सहयोग में जुटे दिखे। डा आस्था अपने पिता मुकेश अग्निहोत्री के साथ अपनी मां स्वर्गीय प्रो सिम्मी अग्निहोत्री की आत्मिक शांति के साथ साथ सभी के लिए माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेने की मंगल कामना के साथ माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए पदयात्रा पर निकली हैं। शनिवार प्रातः खड्ड से आगे यात्रा आरंभ की तो बारिश तूफान रास्ते की बाधा बनकर सामने थे, पर प्रो सिम्मी की अधूरी इच्छा को पूरा करने के संकल्प को लेकर फौलादी इरादों से आगे बढ़ते कदमों को कोई बाधा नहीं रोक पाई। इस पदयात्रा में मुकेश अग्निहोत्री पिता के साथ साथ बेटी आस्था के लिए मां का फर्ज भी निभाते दिखे। उन्होंने बेटी के पैरों में निकल आए छालों पर बड़े लाड से मरहम लगाया और हर बाधा को पीछे छोड़ बढ़ते चले जाने का हौसला दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह बेटी के संकल्प में सहयोग करने की भावना से उनके साथ पदयात्रा में चल रहे हैं। डा आस्था ने कहा कि यह पदयात्रा उनके और उनके पिता के लिए भावुक पल है। पहले उन्होंने मां सिम्मी अग्निहोत्री के साथ यह पदयात्रा की थी। अब मां सशरीर तो साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद और प्रेरणा निरंतर साथ है।
यात्रा में हर आमोखास के साथ साथ चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, ऊना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, जिला ऊना कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, ऊना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राघव ठाकुर समेत राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की अनेक हस्तियां भी शामिल हुई। समाचार नंबर 12। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में फिर हिमपात। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश, हिमपात, तूफान और बिजली कड़कने से वाहन यातायात, बिजली, पानी की आपूर्ति और संचार सेवाएं बाधित होने से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन लाहौल स्पीति धुंधी के अनुसार साउथ पोर्टल के आसपास के क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही है और साउथ पोर्टल से लेकर सोलंग नाला तक की सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए उपयुक्त नहीं है। रोहतांग दर्रा, लेडी ऑफ केलांग, सेवन सिस्टर्स हिल्स, साच पास, मणिमहेश, धौलाधार रेंज और किन्नर कैलाश पर्वतमाला सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शिमला और इसके आसपास के इलाकों सहित पर्यटक रिसोर्ट कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, धामी और जुब्बरहाटी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया, जिससे ज्यादातर जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बादल छाए रहने और खराब मौसम की स्थिति रविवार तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तेज रफ्तार हवाएं राज्य में बिजली आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं। सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश से फसलें बर्बाद। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में अरसे बाद हुई बारिश किसानों पर कहर बनकर बरसी है। दरअसल बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने किसानों की करीब 40% फसल तबाह कर दी है। किन्नौर में एचआरटीसी बस पलटी, यात्री सुरक्षित। किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते सड़कों पर वाहनों का स्किड होने की घटनाएं देखी गयी। शनिवार सुबह समदो से रिकांगपिओ आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम रिकांगपिओ डिपो की बस HP 25 से 5384 नाको नामक स्थान पर मंदिर के पास NH सड़क मार्ग पर बर्फ में स्किड होने से पलट गई। गनीमत रही कि बस में सवार चालक प्रचालक सहित करीब 12 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस घटना में एक महिला को मामूली चोट लगना बताया जा रहा है। परिवहन निगम रिकांगपिओ के अनुसार निगम की बस शनिवार सुबह समदो से रिकांगपिओ आ रही थी कि करीब 8:30 बजे नाको के पास स्किड होने से सड़क पर पलट गई। समाचार नंबर 13। पार्टी से नाराज नहीं, मिलकर करेंगे काम। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए भाजपा टिकट आवंटन को लेकर पार्टी से असहमत चल रहे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वह पार्टी से कभी भी नाराज नहीं थे। टिकट आवंटन के मसले पर निराशा जरूर थी, जिसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल के समक्ष जरूर रखा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वह वैचारिक रूप से भाजपा से बंधे हुए हैं तथा जीवन पर्यंत भाजपा के साथ रहेंगे। भाजपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। वह 4 बार कुटलैहड़ विस क्षेत्र के विधायक बने। भाजपा ने उन्हें प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया। उनके पास 5 प्रमुख विभागों का दायित्व रहा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वह छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जुड़ गए थे तथा संघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। उनका सपना कुटलैहड़ को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाना रहा है,
तथा इसके लिए उन्होंने पिछले 25 सालों से कार्य किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भाजपा उनके दिल व जान में है तथा वह अपनी पार्टी से कभी नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के विजन की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। लोकसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत को भी सुनिश्चित बनाकर लगातार तीसरी बार देश में मोदी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। समाचार नंबर 14। कुटलहड़ में कांग्रेस को चेहरे की तलाश। प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में जिला ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से भी पार्टी प्रत्याशी के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नेता को पार्टी टिकट देने व जीतने के उपरांत मात्र 14 माह के बाद ही पार्टी छोड़ फिर से भाजपा का दामन थाम लेने के बाद कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बार पार्टी की मौलिक विचारधारा से ओतप्रोत नेता को ही पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने की वकालत कर रहा है। कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी में टिकट के चाहवानों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहां से मुख्यमंत्री के करीबी प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक शर्मा बिक्कू को इस बार टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहां पर कर्नल धर्मेंद्र पटियाल, किसान नेता देसराज मोदगिल, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व खादी आंदोलन से जुड़े नेता देसराज गौतम भी कांग्रेस टिकट के लिए अन्य दावेदारों में शामिल है, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो विवेक शर्मा की दावेदारी तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री का करीबी होने का लाभ भी विवेक बिक्कू को मिल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ भी उनके मधुर संबंध है। विवेक शर्मा 2017 में भी कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस समय वह भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर से 5,606 मतों से हार गए थे। 2022 में भी वह यहां से कांग्रेस टिकट के प्रमुख दावेदारों में से थे, लेकिन अंतिम क्षणों में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए देवेंद्र कुमार भुट्टो यहां से कांग्रेस टिकट प्राप्त करने में सफल रहे थे। विवेक कुमार कुटलहड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पिता पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय रामनाथ शर्मा 2 बार कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। समाचार नंबर 15। बीजेपी बताए 25 एमएलए कैसे बनाएंगे सरकार। धर्माणी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि भाजपा नेता प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 34 जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रमित करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 25 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बना सकती है। यह कौन सा अंकगणित है। उन्होंने कहा कि 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 सीटें खाली होने के बावजूद कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत में है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सभी 6 सीटें जीतेगी। 6 उपचुनाव में से महज 1 सीट जीतने से भी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए 10 सीटें चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर आशीर्वाद दिया था और अब उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सभी 6 सीटें जिताकर खरीद फरोख्त की राजनीति के विरुद्ध फैसला कर ईमान बेचने वालों और धनबल से सत्ता हथियाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाकर प्रदेश में उठापटक की राजनीति पर रोक लगाएगी। 2022 में हिमाचल की जनता ने 5 सालों के लिए कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है, जिसे भाजपा ने धनबल से हथियाने का असफल प्रयास किया, जो जनता का अपमान है। लोकतंत्र में धनबल की न होकर अंततः जीत जनबल की होगी। भाजपा धनबल से बिकाऊ विधायकों को तो खरीद सकती है, उनके विधानसभा क्षेत्र के 9 लाख मतदाताओं को नहीं। कांग्रेस पार्टी को इन क्षेत्रों के मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है कि ये अपना फैसला देकर हमेशा के लिए खरीद फरोख्त और अनैतिक तरीकों से सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाले सत्ता के लोभियों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव भाजपा नेताओं के लालच का नतीजा है। प्रदेश की जनता पर उपचुनाव का अनावश्यक बोझ डाला गया है। कुर्सी के लालच में भाजपा ने सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, जिसके लिए भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया और जनता उन्हें हर हाल में सबक बनाएगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को सरकार बनाने और भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था, लेकिन भाजपा नेता अपनी हार को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए धनबल से जनादेश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता समझदार है और अवसरवाद की राजनीति को कतई पसंद नहीं करती है। जिस प्रकार से 6 विधायकों ने अवसरवादी राजनीति का परिचय दिया है, वह प्रदेश की जनता के सामने है। अपने चुनाव क्षेत्र की मतदाताओं को वह बताएं कि 1.25 साल में ही किस लालच में आकर वह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव के लिए उतर रहे हैं। राज्य के मतदाता उन्हें सबक अवश्य सिखाएंगे और सभी 6 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे। समाचार नंबर 16। इलाहाबाद में फौजी के निधन से गम में डूबा फतेहपुर। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन पंचायत लरहू के सैनिक जसवीर सिंह 28 पुत्र करतार सिंह का इलाहाबाद में निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। लरहू निवासी जसवीर सिंह सेना में बतौर सिपाही इलाहाबाद में तैनात थे, जहां पर उसका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। सैनिक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चियां छोड़ गया है। सैनिक के निधन की खबर शनिवार को जैसे ही क्षेत्र में मिली तो सारा क्षेत्र गमगीन हो गया। सैनिक गत मंगलवार को ही 1 माह की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस गया था। जवान का शव रविवार दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। समाचार नंबर 17। बर्फ पर बीच सड़क पलटी HRTC बस। मौसम की करवट बदलते ही हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। किन्नौर में शनिवार सुबह हुए हिमपात के चलते एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां अल सुबह रिकांगपियो जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मलिंग के पास बर्फ पर फिसलने से बीच सड़क पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में दहशत व चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 12 यात्री सवार थे, जो कि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा
बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।